आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे CBSE क्लास 10th हिंदी का पाठ 10 जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। तो इस पाठ को शुरू करने के पहले हम उस पाठ के लेखक का भी हम थोड़ा परिचय जानेंगे। तो आइए थोड़ा परिचय उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, पाठ के लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश, जिनका जन्म हुआ है 1947 में। इंदौर स्थान है, इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। संप्रति माने इस समय वसुधा पत्रिका के संपादक हैं। अभी काम कर रहे हैं, अभी जीवित हैं, अभी काम कर रहे हैं, संपादक हैं। और इनकी रचनाएं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, इनकी रचनाएं हैं। और इनके 2 उपन्यास भी हैं जिनके नाम हैं बीच में विनय और ईंधन। 2 उपन्यास हैं इन्होंने लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए, उनको पुरस्कार भी दिए गए हैं, अनेक पुरस्कारों से उनको सम्मानित भी किया गया है। तो एक पुरस्कार है बनमाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बाद भी अनेक पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया है। तो संक्षिप्त में कवि का परिचय हुआ। और यह जो पाठ है इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने जो पाठ लिखा है, वह पाठ का मूल जो उद्देश्य है वह एक, जैसे मान लीजिए कि उनका उद्देश्य है लिखने का कि शोषक वर्ग जो हैं, जैसे शोषण करते हैं लोग, मध्यम वर्ग के लोगों का लोग शोषण करते हैं, जाति संप्रदाय लिंग भेद आदि का जो भेदभाव रखते हैं, उसके विरुद्ध इनकी आवाज़ है। यह पाठ है, यह जाति संप्रदाय के विरुद्ध है, जो झगड़ा फैलाते हैं, भेदभाव फैलाते हैं, उनके विरुद्ध इनकी आवाज़ है यह पाठ। इस पाठ में उन्होंने जो लिखा है वह एकदम साधारण व्यक्ति को लोग हीन समझते हैं, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, वह हीन नहीं है, वह कमज़ोर नहीं है। तो उसके पक्ष में, साधारण व्यक्ति के पक्ष में यह पाठ है, नेताजी का चश्मा है। देखिए कितना बेहतर यह पाठ है, मैं बता रहा हूँ पाठ के बारे में। यह जो पाठ है नेताजी का चश्मा, उसका सारांश के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सारांश के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर बोर्ड पर कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं। वो पंक्तियाँ क्या हैं वो समझ आप लोग शायद नहीं समझते होंगे, मैं समझा रहा हूँ पंक्तियाँ क्या हैं। मैं उस पाठ को ठीक से समझाने के लिए कुछ मैंने पॉइंट दिए हैं, जिसके माध्यम से आप जल्दी में उस पाठ को समझ सकते हैं। आप लोग भी उसको लिख करके और क्रम से एक के बाद एक क्या क्या वहाँ पर बातें हुई हैं, क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं उस पाठ में, तो उसको आप लोग भी अपने मन से बना सकते हैं, जान सकते हैं। तो सरल करने के लिए, सारांश को सरल करने के लिए, पाठ की बातों को ठीक से जानने के लिए मैंने कुछ पॉइंट भी दिए हैं, जिसके माध्यम से हम पाठ को ठीक से जान सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इस पाठ को, इस संकेत को मैंने दिए हैं। तो संकेत के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि पाठ में क्या क्या लिखे गए हैं, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं। पहला है संकेत, प्रतिमा का स्थान। आप लोग जानते होंगे कि वहाँ पर प्रतिमा का वर्णन किया गया है, संगमरमर की प्रतिमा का वर्णन किया गया। प्रतिमा किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है और उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखिए प्रतिमा का स्थान कहाँ है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, जो आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना की थी। उन्हीं की प्रतिमा का स्थान कहाँ है? तो एक छोटा सा कस्बा है और वह कस्बा एक ऐसे स्थान पर है जहाँ पर कुछ पक्के मकान थे और एक छोटा सा बाज़ार भी वहाँ पर लगता था, और एक स्कूल, लड़के और लड़कियों को पढ़ने के लिए एक स्कूल भी था। वहाँ पर एक सीमेंट का कारखाना था और 2 सिनेमा घर और एक नगर पालिका। तो नगर पालिका वहाँ पर थी, उसका कार्यालय वहाँ पर था। तो इस तरह वहाँ का स्थान था। अब मैं बता रहा हूँ कि नगर पालिका के कार्य के, इसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो नगर पालिका का कार्य आप लोग जानते भी होंगे। नगर पालिका का कार्य क्या होता है? सड़क बनवा देना, शौचालय बनवा देना, कभी कभार मनोरंजन के लिए कभी सम्मेलन करा देना, कुछ कुछ चीज़ें बनाते रहना उसका काम है। तो उन्हीं कार्यों में
किसी अधिकारी के मन में बात आई होगी, किसी उत्साही अधिकारी के मन में यह विचार आया होगा कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की स्थापना की जाए, तो बाजार के एक चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी गई। और किस पत्थर की? संगमरमर की। बहुत ही सुंदर प्रतिमा संगमरमर की वहाँ पर चौराहे पर लगा दी गई। यहाँ तक हो गया। अब क्या होता है देखिए, अब मूर्तिकार का नाम एवं परिचय। और प्रतिमा जो लगाई गई तो उसके मूर्तिकार कौन थे? मोतीलाल, जो ड्राइंग विभाग के मास्टर थे विद्यालय के, उनको एक काम सौंप दिया गया। कवि लेखक जो है वह अनुमान लगाता है कि हो सकता है कि कोई कलाकार, कोई मूर्तिकार अच्छा नहीं मिला होगा, तो किसी मास्टर को यह काम सौंप दिया गया होगा। और वह जो मूर्तिकार है बनाने वाला, वह ठीक से नहीं बनाया, किसी कारणवश या भूल गया होगा या उसको पैसे नहीं दिए गए होंगे, जो भी कारण होगा, 1 महीने में उसने प्रतिमा को बना दिया। और वह हो सकता है कि भूल से नेताजी के चेहरे पर जो चश्मा बराबर लगाया करते थे वह भूल गया, संगमरमर का चश्मा नहीं लगा पाया। तो मूर्ति तो अच्छी थी, सुंदर थी, लेकिन एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई? कि उनके चेहरे पर चश्मा नहीं था, एक कमी रह गई। तो अब कमी रह गई तो क्या होता है देखिए, अब यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाले की आकृति और करता है, तो वहाँ पर एक चश्मा वाला था जो जिसको लोग कैप्टन कहा करते थे। और उसका वह क्या करता था, वो पहले जानिए कि उसकी आकृति कैसे थी। वह बूढ़ा था, मरियल, दुबला पतला शरीर का वह एक बूढ़ा व्यक्ति था। वह एक गांधी टोपी पहना करता था और वह काला फ्रेम वाला चश्मा पहना करता था। एक हाथ में वह चश्मा से भरे हुए एक अटैची को रखता था और दूसरे हाथ में बांस को रखता था, जिस बांस में चश्मे को लटका करके वह गली गली घूम कर बेचता था। तो उसकी आकृति यही थी। इसी तरह वह घूम घूम करके कुछ कमा लेता था। अब जैसे ही वह गुजरा होगा, प्रतिमा के बगल से गुजरा होगा, तो देखा होगा कि इस महान देशभक्त की तो मूर्ति अच्छी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें एक जो कमी रह गई है, वो कमी क्या है? इनके चेहरे पर चश्मा नहीं है। तो वो तो चश्मा बेचता था, उसको कहीं खरीदना नहीं था, वह भी एक देशभक्त था। तो वह एक चश्मा अपने अटैची से निकाल करके चश्मा उनके चेहरे पर लगा देता है, रियल चश्मा लगा देता है। और लगाता है तो अब क्या करता है कि वो जैसे ही लगाता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ग्राहक आ जाता है और वह उतना बड़ा फ्रेम वाला चश्मा मांगता है, तो वह चश्मा वाला फिर आता है, उस चश्मे को निकाल करके फिर दोबारा दूसरा लगा देता है और वह चश्मा किसी ग्राहक को देता है। तो इस तरह चश्मे को बदलता भी रहता है, हमेशा बदलता भी रहता है। यह क्रम चल रहा है, यह क्रम चल रहा है। तो अब इसी क्रम में क्या होता है कि एक हवलदार साहब हैं, वे अपनी गाड़ी से कंपनी के काम से उस रास्ते से, उस कस्बे से जाते रहते हैं किसी काम से। एक बार उनकी नज़र पड़ती है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर। वे देखते हैं, कहते हैं कि अरे यह पत्थर की मूर्ति और रियल चश्मा, आगे लगाता है कौन, लगाने वाला कौन है, तो उसका क्या नाम है। फिर देखते हैं कि यह कुछ दिनों के बाद से देखते हैं कि यह चश्मा बदला भी जा रहा है। तो उनके मन में ये भावना आती है, बात आती है कि आखिर लगाने वाला कौन है, अब बदलने वाला क्यों है, ऐसा क्यों करता है। अचानक गाड़ी को वहाँ रुकवाते हैं ड्राइवर से कहा करके, और बगल में एक पान का दुकान है, वहाँ पर जाते हैं और उस पान वाले से उस प्रतिमा के चश्मे के बारे में पूछते हैं। तो पूछते हैं तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर दिया है हम, हवलदार साहब द्वारा प्रतिमा की जानकारी अब करने के लिए वो जाते हैं पान वाले के पास कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो पान वाले और चश्मा वाले का बनना। अब क्या होता है कि पान वाला जो है, जहाँ पर गए हैं पूछने के लिए, वो पान वाला खुश मिजाज व्यक्ति है, हंसमुख व्यक्ति है। और वह जैसे ही गए उसके कुछ देर पहले वह मुँह में पान ले लिया था, पान खा रहा था, और वह बराबर पान खाता होगा, इसलिए उसके दांत लाल और काले भी हो गए थे। और तोंद वाला था, बड़ा पेट वाला था, तो जैसे भी वो कुछ कहता था, हंसता था, तो उसका तोंद भी
हिलता था। तो इस रूप में वो पान वाला था। तो उससे जाकर यह पूछते हैं कि भाई साहब, यह कौन सा व्यक्ति है जो कि चश्मा बदलता रहता है और लगाता है, कौन सा व्यक्ति है? तो वह पान को थूक करके हंसते हुए, अपने तोन को हिलाते हुए वह कहता है कि यह कैप्टन चश्मा वाला है जो ऐसा करता है। तो अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि आखिर वह क्यों करता है और उसका नाम क्यों कैप्टन रखा गया, अब बदलता क्यों है? तो ये सारी बातों को पान वाला बताता है कि कैप्टन, पता हमको नहीं है कि कैप्टन लोग क्यों कहा करते हैं, लेकिन वह चश्मा को ग्राहक को देने के लिए चश्मा को बदलता रहता है। यह उत्तर उनको मिल गया। अब यहाँ तक हो गया। अब यह क्रम चल रहा है, उत्तर जान गए हवलदार साहब, उत्तर को जान गए। उनको मालूम होगा कि चश्मा वाला यह करता है। उन्होंने पूछा भी, पान वाले से पूछा कि ये बताओ भाई कि इसका नाम कैप्टन है कि या कि किसी फौज में काम करता था पहले, उसके कारण इसको कैप्टन कहा जाता है। लेकिन वो बोला कि पान वाला बोला कि वह मरियल व्यक्ति क्या फौज में शामिल हो सकता है? देखिए वो आ रहा है, वो पागल है, पागल। पान वाला ने उसको पागल कह दिया। वो आ रहा है, उसको हवलदार साहब ने देखा भी। अजूबा, आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे देशभक्त को लोग पागल कहते हैं। गजब बात है। एक देशभक्त का सम्मान करने वाला देशभक्ति हो सकता है और उसको लोग मजाक उड़ाते हैं, उसको लोग पागल कहा करते हैं। कितनी असमानता है, कितना है विचार में यह कुटिलता है, परिवर्तन है कि लोग इस बात को नहीं समझते हैं, हम उसको महत्व नहीं देते हैं। तो हवलदार साहब को ये सारे उत्तर मिल गए। ठीक है, वो जान गए, जानकारी को प्राप्त कर लिए और फिर अपने गाड़ी में बैठते हैं, जहाँ जाना है वहाँ पर चले जाते हैं। इसी यह क्रम चल रहा है। हवलदार साहब उस रास्ते जाते हैं, एक नज़र हमेशा प्रतिमा को देखते हैं, फिर वह प्रतिमा चश्मा बदलता जाता है, देखते हैं। यह क्रम चल रहा है। अब क्या होता है कि 2 साल के बाद एक बार देखते हैं प्रतिमा को कि देख रहे हैं कि प्रतिमा पर वो चश्मा नहीं है। तो गाड़ी रुकवाते हैं ड्राइवर से कहा करके और तुरंत उतरते हैं। पान वाले से फिर पूछने जाते हैं कि भाई साहब, आज अभी तो ये मूर्ति के चेहरे पर चश्मा नहीं है, क्यों नहीं है? कैप्टन कहाँ गया? तो यह बात सुनकर बेचारा वो पान वाला बहुत उदास हो गया। उदास होने के बाद वह अपने कपड़े से, गमछे से आँख को पोंछते हुए बोला कि कैप्टन तो मर गया। यह सुन करके तरह आश्चर्यचकित हुए हवलदार साहब और उन्होंने कहा कि तो आना जाना तो लगा रहता है, विशेष बात क्या करते। लेकिन वे भी एक देशभक्त थे, देशभक्तों का सम्मान करते थे। वहाँ से गए, उस मूर्ति के पास गए, अटेंशन में खड़ा हो गए और उसको देखने लगे। उस समय एक सरकंडे का चश्मा लगा दिया गया था। उस रियल चश्मा का स्थान पर किसी लड़के ने सरकंडा का चश्मा लगा दिया था। उसको देख करके हवलदार साहब भावुक हो जाते हैं और वहाँ से फिर अपनी गाड़ी पर बैठते हैं, अपने घर चले जाते हैं। यही है पाठ का सारांश, यही है। और इसी में सारे पाठ को विस्तारित कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। आप इसको समझ करके पूरा पाठ पढ़ेंगे तो पूरी बातों को आप जान जाएंगे। ठीक है, और इसका आंसर भी उसी से आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें है कि लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा करते हैं, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। वहाँ ऐसा होता है कि कोई काम समाज में कोई अलग हट कर करता है तो लोग उसको मजाक बना देते हैं, तो उसको लोग बढ़ा चढ़ा करके कोई नाम रख देते हैं, तो लोग उसको मजाकिया शब्द कैप्टन कहना शुरू कर दिए थे। क्योंकि तो मजाकिया रूप में लोग क्या करते हैं, किसी का नाम रख देते हैं, तो मजाक में व्यंग रूप में लोग उसको कैप्टन कहा करते थे, क्योंकि समाज से अलग हट करके वो यह काम करता था। बस इतना ही तक।